बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात हॉर्स ट्रेडिंग का शोर है, सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं और एक मुबैना वीडियो सामने आई है जिसके बाद ज़्यादा हलचल मची है। 2018 के सेनेट इंतखाबात में पैसों के लेन देन के मामले पर वो वीडियो थी और इत्तलात ये है, खबर ये है कि 4 करोड़ रुपए पर वोट के हिसाब से बेचा गया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्शन भी लिया। और इस वक्त जो वज़ीर कानून थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो उस वीडियो में दिखाई दिए तो उन्होंने अहकाम जारी किए वज़ीर आला KP को कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए और उन्होंने फिल वक्त इस्तीफ़ा दे दिया है। कुछ अराकीन का मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका, कुछ का मौक़िफ़ सामने आया है कि ये पार्टी फंडिंग के तौर पर पैसे दिए गए हैं और इलेक्शन के लिए ये पैसे थे और स्पीकर हाउस की ये फुटेज है। लेकिन हक़ाइक़ क्या है ये तो तहकीकात के बाद मंजर आम पे आएंगे। अब इशू वही है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए या सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए, और अगर सीक्रेट बैलेट के जरिए हो तो फिर इस तरीका कार का हुसूल किस तरह रोका जा सके। इसी इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए ही वोटिंग हो और वही आइन और कानून और आज़ादी इजहार पर पूरा उतरती है। तो अब आज जो वीडियो मंजर आम पे आई है, तो अगर सीक्रेट बैलेटिंग ही से ही वोट कास्ट किया जाए, अब आइन में तरमीम एक अलग इशू है, अगर इसी तरीके पर अमल दरामद करते वोट कास्ट किया जाए तो इस तरीका कार को किस तरीके से रोक सकते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जहां तक ये वीडियो है, ये तो एक शर्मनाक माजी है, यकीनन है। आज भी पाकिस्तानी मुआशरे में जहां सियासत के अंदर इस तरह का गंद है, वहां सहाफत के अंदर भी है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है। ये सारे सेगमेंट्स के अंदर फैला हुआ वो गंद है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन देखने की जरूरत ये है कि ये तो 2018 के इंतखाब में बनी वीडियोस थी जो किसी एजेंसी के पास होंगी, जो खान साहब ने देखी भी थी और उसके बाद उन्होंने अपने बंदे 20 निकाले भी थे। एक अच्छा अमल था। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये आज एक खास मौके पे इस वीडियो को जारी किया कि हुकूमत ने जारी किया कि इस पे प्रोग्राम चले, इस पे डिबेट हो और एक दबाव बन जाए सियासी जमातों पे भी और अदालत पे भी कि वो कहें जी कि हमें इसका कोई तरीकाकार तय करना चाहिए। यस, तरीकाकार तय करना चाहिए। इस निज़ाम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि निज़ाम ट्रांसपेरेंट सिर्फ अदालती और कानूनी जरिए से नहीं होता, बल्कि उसके लिए ज़रूरी होता है, दुनिया की जो बेस्ट वर्किंग डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा अहम है। लेकिन इसको एक तरफ रखते हुए ये देखने की जरूरत है कि इसकी टाइमिंग क्या है। हाँ, हमारे मुल्क के अंदर ये एक बदनुमा माजी है। अभी हाल में भी जितने इलेक्शन हो रहे हैं, हर इलेक्शन में जो खर्चा इलेक्शन कमीशन ने तय किया हुआ है उससे बढ़ के खर्च होता है, ये बात भी तय है। और भी बहुत सारी वायलेशन है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस कानून को ठीक होना चाहिए। ये ओपन बैलेट होगा या कैसे होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट एक निज़ाम होना चाहिए कि लोग अपना वोट बेच ना सके, लोगों का ज़मीर बेच ना सके। कायरा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। कायरा साहब, बहुत अच्छी बात आपने की कि जो भी सिस्टम हो, वोट बिकना नहीं चाहिए किसी दौर में भी नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि हर मुकातमे फ़िक्र में ऐसे लोग मौजूद हैं। हम सिर्फ सियासत में नहीं कह रहे, सियासत में आप जैसे बड़े बेहतरीन लोग भी मौजूद हैं, सियासत में वो भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने पैसे वसूल किए, सहाफ़त में भी हैं, दीगर तबकात में भी है। क्या इस वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद हम इस बहस पे चले जाते हैं ये कब आई, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन ये वीडियो जो सामने अब आई है, इसका क्या यही हाल था कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाता? जब अब वीडियो सामने आ गई है, लोग बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि ये लोग हैं, और अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई इन्होंने पैसे ही लिए और इसी काम के लिए लिए हैं, तो फिर क्या कानून को भी हरकत में आना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को भी इस पे फिर कोई ऐसा लाएअमल बनाना चाहिए कि इबरत का निशान बन जाए? राना साहब, सियासी जमातें जब अपनी बका की लड़ाई लड़ रही हो और उनके अंदर से पैट्रियट पैदा किए जा रहे हो और उनके अंदर से बहुत कुछ और काम हो रहा हो, तो फिर सियासी जमातों को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। और बहुत दफा ये होता है
कि मजबूरी के नाम पे आप एक गलत काम को, एक गलत ट्रेडिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अपोज करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि मुल्क के अंदर सही मानों में एक जमहूरी प्रोसेस चले, एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस चले। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, वरना हर एक बंदे के पास, जमातों के पास, जमातों की क़यादत के पास अपनी हर गलतकारी का एक जवाब होगा कि जी हम क्या करें, इलेक्शन बड़े महंगे हो गए हैं, हम क्या करें, हमारी जमातें तोड़ी जा रही हैं, हम क्या करें, हमारे खिलाफ ये कुछ हो रहा है। तो ये सारों के पास एक जवाब बनेगा। इसका इलाज सिंपल ये है कि दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसीज है उनको फॉलो किया जाए, और वो आईनी हुकूमत है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं सच्ची बात है, मुझे जब भी मैं ये फुटेज देख रहा हूँ तो मुझे अपने आप से भी घिन आने लगी है। अब मुझे शर्म आ रही है कि मेरी क्लास के लोग ये क्या कर रहे हैं, और हम पे कोई अवामी दबाव कायरा नहीं साहब, है। इस कंप्रोमाइज को किस तरह खत्म किया जा सकता है? हमने माशरे को सुधारना है ना, आपने हमने सबने मिलकर अपना रोल अदा करना है, तो कब तक हम यही आसरा लेते रहेंगे? कायरा साहब, इसमें एडिशन भी कर लीजिए। अब फर्ज कीजिए मैं बचपन से आपको देख रहा हूं बतौर सियासतदान, अगर आज मेरे सामने सेनेट इलेक्शन के लिए, फर्ज कर मफरूजा है ये, सेनेट इलेक्शन के लिए आपके नाम का हुसूल जो है और आपका नाम जो है तरजीही बुनियादों पे ना दिया जाए, और कोई ऐसा नाम जो हमने पहले कभी सुना ही ना हो उसको आपके नाम पे तरजीह दे दी जाए, तो ये तरीका कार कब बेहतर होगा? ये तो खैर एक तरीकाकार जमातों के अंदर है ना कि अपने बोर्ड बनाए जाते हैं, हर बंदे की अपनी खिदमात हैं, उसको देखा जाता है। मैं आपका मशहूर हूँ, आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम को दुरुस्त करना, अफराद तो पेरिशेबल है ना जी, कोई बड़ा कमाल का बंदा होगा, कोई मेरे जैसा नालायक होगा, सब ने पेरिश हो जाना है। निज़ाम ने मुल्क को चलाना है, इसने मुल्क को मुस्तहकम या खराब करना है। तो हमें निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस जो दुनिया में बेहतरीन चली वो है आईनी अवामी राय के तहत बनाए गए आइन के मुताबिक और अवामी दबाव के तहत, कानून के तहत नहीं खाली, कायरा साहब, डर से नहीं खाली। कायरा साहब, कल हमारे प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान के एक बड़े करीबी साबिक साथी ने कहा कि मौलाना साहब ने जो लीबिया से, वो झूठ है या सच है ये वही, कि लीबिया से जो उनको फंडिंग हुई वो जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ कंपेन चलाने के लिए हुई थी। जब माजी में जब ये प्रेशर नहीं थे, वहां से अगर वो सच कह रहा है, अगर मैं कह रहा हूं अगर वो सच कह रहा है, तो ये प्रैक्टिस तो बड़ी देर से चलती आ रही है। राना साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना कि जहाँ पे असूल नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा, वहां ला कानूनियत और बेअसूली चलेगी। वहां पे जहाँ पे जमीर के फैसले नहीं होंगे वहां बेजमीरी चलेगी। ये तो एक तयशुदा अमर है। पाकिस्तानी माशरे का अलमिया यह है कि यहाँ पे जमहूरी नॉर्म्स और जमहूरी वैल्यूज जो बुनियादी तौर पे अवामी दबाव की शक्ल में सामने आती हैं, वो डेवलप ही नहीं हो पाई। इसीलिए आज हम दुनिया की मिसालें तो देते हैं, कौन करेगा राना साहब? मुझे एक कहा जाता है, ये बात दुरुस्त है कि ये काम सियासतदानों का है, बुनियादी तौर पे लीडरशिप का काम है, जो सियासतदान का काम है। लेकिन लीडरशिप क्या सिर्फ सियासतदान के पास है? लीडरशिप तो आपके पास भी है, लीडरशिप तो हमारे मजहबी रहनुमाओं के पास भी है, लीडरशिप तो हमारे फौजी रहनुमाओं के पास भी है, लीडरशिप तो हमारे जो एग्जेक्टिव है उनके पास भी है, लीडरशिप तो हमारे अदालती रहनुमाओं के पास भी है। तो ये लीडरशिप तो बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है। उस सारी लीडरशिप ने इस माशरे को ठीक करने के लिए एक कोशिश करनी है। मैं हो सकता है गलत कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस दुरुस्त ना हो, लेकिन मेरा अंदाजा यह है अल्लाह की मखलूक से डरते हैं। दुनिया का भी यही कानून है कि लोग कानून से कम और लोग कानून के मुताबिक चलने के लिए जो अवामी दबाव होता है उससे ज्यादा डरते हैं। दुनिया के मुहज़्ज़ब तरीन मुआशरों को आज कानून ने नहीं, उस पब्लिक ओपिनियन ने बांधा हुआ है जो हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो दौलत की नुमाइश चाहिए। मेरे पास अगर बड़ी गाड़ी, अगर आगे पीछे मेरे साथ दो चार डाले बंदूकों वाले बंदे नहीं है, लोग मुझे इस काबिल ही नहीं समझेंगे। कायरा साहब, आप ये देखें कि जमहूर जो है वो जमहूरियत के रखवालों के तौर पे अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और उन्हें पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहुंचाते हैं। सॉरी जी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ी माजरत के साथ कहना होगा, ये बात आइडियल है जो आपके फरमा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, मैं जहां जाता हूं, मेरा जो कंस्टिट्यूंसी है, या मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं ना, सारे मुल्क में ऐसा ही है
कि जब तक आप सुजुकी गाड़ी में बैठ के जाके वोट मांगने निकले, आपको कोई वोट ही नहीं देगा। देखिए, तो अपनी जगह ही नहीं है, आपके पास कोई बड़ा दफ्तर नहीं है, घर नहीं है, डेरा नहीं है, खाने पीने नहीं है, भले आपने लूट के ही सब कुछ कर रहे हो, तो आपके बड़े डेरे होंगे, आपके ताल्लुकात होंगे। अगर आपके सामने से ताल्लुक नहीं है कि आप लोगों के गलत काम करा सके, आप लोगों को थानों से उठा सके, लोग आपको वोट नहीं देंगे। अगर आपको कायरा साहब बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त तस्वीर दिखाई है। इसी तरह है कायरा साहब, कल एक बहुत वाकया ऐसा हुआ, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाकया आपके सामने है, बड़ा अफसोसनाक है इस पर बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं, इस पर सियासी जमातों की खामोशी ये क्यों है? देखिए राणा साहब, गुजारिश ये है कि सियासी जमातों की खामोशी भी नहीं होनी चाहिए, ये अफसोसनाक है। यकीनन हमारे ऐसी दवाइयों को, ऐसी सोचों को हमें कंडेम करना होगा। यही तो हम कह रहे हैं। क्या कहते हैं हम? अगर इस मुल्क के अंदर कानून नहीं, आइन के ऊपर अमल नहीं हो रहा, जो आपका सुपरा लॉ है, सुप्रीम लॉ है, अगर उस पर अमल नहीं हो रहा, तो फिर ट्रेडिशंस को कौन देखेगा? फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कौन देखेगा? पाकिस्तान के अंदर आपने ये रवैया और ये याद रखिए, दुनिया के अंदर कभी भी कमजोर की रवायत के मुताबिक माशरे नहीं बनते। ताकतवर को जब आप कंट्रोल करते हैं, उसके मुताबिक माशरे से सीख पाते हैं। जब आपके यहाँ एक इदारा, यहाँ पे हमारे वकला हैं, आज वकला को कंट्रोल करना ये बड़ा मुश्किल काम है। यकीनन बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी अदालतों पे आज पहली दफा हमला नहीं हुआ। कौन से मुल्क, कौन सा शहर है जहाँ पे अदालतों पे हमले नहीं हुए? लेकिन क्या इसके अंदर हमारी अदालतें जिम्मेदार नहीं है? क्या इफ्तिखार चौधरी को हम माफ कर देंगे? अफसोस का मकाम है, एहतसाब सबका होना चाहिए और एहतसाब का अमल अपनी जात से शुरू किया जाना चाहिए, चाहे वो फर्द वाहिद हो या कोई इदारा हो। जब आप खुद से एहतसाब का आगाज करेंगे, तभी दूसरे के ऊपर की नजर सही तरीके से बैठ पाएगी। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग पर ही मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सवाल है कि क्या सेनेट इलेक्शन में आईनी तरमीम से पैसे की सियासत रुक जाएगी? क्या हालिया इकदामात से और हालिया कोशिशों से अपोजिशन हुकूमत की जानिब माइल हो जाएगी? क्या शफाफियत का ये अमल मुस्तकबिल में हमें देखने को मिल पाएगा? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो इन दिनों गर्दिश कर रहे हैं। इसका जवाब हर कोई देने के लिए पुरअज़्म तो दिखाई देता है, लेकिन इकदामात पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता और ये मामला सियासत की नजर होता ही दिखाई दे रहा है। इसी बारे में बात करने के लिए मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, आप अगर देखिए, आज की अगर वीडियो की बात कर लीजिए या गुज़श्ता एक हफ्ते से चलने वाली ये आईनी तरमीम पे बात कर लीजिए, वफाकी हुकूमत के इकदामात बज़ाहिर यही दिखाई देते हैं कि शफाफियत के हुसूल के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा, लेकिन इस हवाले से अपोजिशन को माइल करने की कितनी कोशिश की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये अज़्म रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर इदारे को करप्शन से पाक किया जाए और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाए और कानून और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। ये वो सोच है जिसकी अक्कासी उन्होंने हुकूमत में आते ही एक कमेटी बनाई जो आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स और उसके साथ इकनॉमिक रिफॉर्म्स, हर वो रिफॉर्म जो इस वक्त इस मुआशरे की ज़रूरत है, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेरे क़यादत वो अमल जो है वो एक मुस्बत सिमत में रवां दवां है। लेकिन एक सेनेट इलेक्शन के साथ जुड़ा जो इंतहाई अहम कदम है, जो जब से पाकिस्तान बना या सेनेट बना, तो यहाँ पे मंडियाँ लगती रहीं, ताकतवर वोट ख़रीदते रहे, ज़मीरों के सौदे होते रहे और कई हुकूमतें आईं और कई हुकूमतें गईं और उस समझदारी में हिस्सेदार बनती रहीं और अल्टीमेटली वो अपने अपने मफाद के लिए उन मंडियों को इस्तेमाल करते रहे। फिर एक वक्त आया क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम को ये बावर करवाया कि ये जो आपके नुमाइंदे हैं,
जो आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन बन के और कौमी मफाद की जंग लड़ने के लिए इन अदारों में आते हैं, इनका असल जो काम है उसकी बजाय ये किस तरह से अपने वोटों को फ़रोख्त करके अपने काज की नहीं अपनी ज़ात की जदोजहद करते हैं और उसके लिए ज़ाती मफाद के लिए छोटे छोटे जो इनके मफादात हैं उसको वो सुप्रीम बना लेते हैं। तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन थी, अपोजिशन का जो रवैया रहा, जो रोल रहा पहले दिन से वज़ीर आज़म के साथ, जो इन्होंने ज़ाती अनाद, जो ज़िद, हट दर्मी और बुग़्ज़ इख्तियार किया, उसकी मिसाल आपके सामने है कि जब वज़ीर आज़म तकरीर के लिए आए, इन्होंने वज़ीर आज़म को तकरीर से रोका। जब वज़ीर आज़म आए तो पार्लियामेंट को अखाड़ा बनाया। जब वज़ीर आज़म ने कौमी मफाद में एक नेशनल कंसेंसस कायम करने की कोशिश की तो ये कौम के दर्द के नाम पे अपना दर्द लेके आगे खड़े हो गए। डॉक्टर साहब, आज हैदराबाद में मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि हमें 40 साल हो गए सियासत करते हुए, अगर सियासत सीखनी है तो हमारी शागिर्दी में आना पड़ेगा। आपके नज़दीक उनका इशारा किस जानिब था, किससे मुखातिब थे वो? देखिए, ये 40 साल जो उन्होंने सियासत की वो इस सिस्टम को दीमक बन के उन्होंने चाटा, और ये वो दीमक है जिसने इस निज़ाम के अंदर घुस के अदारों को खोखला किया और इतना लागर और कमज़ोर किया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मफाद के लिए उन्हें इस्तेमाल करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सियासत नहीं की है, इस मुल्क की बेलौस खिदमत की है, और वो जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो अपने सियासी बचाओ या अपने सियासी मफाद के लिए नहीं, वो इस कौम के मफाद के लिए एक जदोजहद कर रहे हैं, और उसी से अल्टीमेटली एक नया पाकिस्तान जो है उसकी तश्कील यकीनी बनाई जा रही है। तो मौलाना साहब जो इस शागिर्दी में बिलावल को और जाली राजकुमारी को ले चुके हैं, तो उनको सारे गुर सिखाएं, लेकिन जो लूट मार का और राहबर के रूप में राहज़न बनने का एक खौफनाक रूप है उनका, वो उनको ना सिखाएं, क्योंकि उसके सिखाने के लिए उन दोनों के वालिदैन माशाल्लाह, दोनों के वालिद अपनी अपनी जगह इनसे बड़े कारीगर हैं। तो ये कारीगरी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जद्दोजहद जो कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के, कल हमारे प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान के एक बड़े करीबी साथी नजीब एडवोकेट ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा आसफ अली जरदारी साहब की हमायत करने के लिए, पीपल्स पार्टी की हमायत करने और अपने वोट उनको देने के लिए इस्लामाबाद के अंदर प्लाट लिए, 16 कनाल के प्लाट लिए, और फिर वो प्लाट उसने फरोख्त कर दी। ये उनका बड़ा करीबी साथी कह रहा है, बड़ा करीबी साथी। कल उसने इंकिशाफ की और उसका फिर वो फरोख्त कर दिए गए। और आसफ अली जरदारी साहब ने रात के वक्त फौरी तौर पर एक शख्स को बुलाया, मुतलका जो स्टाफ था उसको बुलाया, उसको कहा कि देखो कोई प्लाट मौजूद है। उसने कहा प्लाट मौजूद थे, फिर उनका मुंतकिल किया गया, फिर फरोख्त कर दिया गया। उसने कहा एक अफसर मौजूद है इस वक्त इस्लामाबाद में। तो आपकी बड़ी गहरी नजर रही है, इस्लामाबाद में आपने बड़ा वक्त गुजारा है और आप भी गुजारते हैं, तो क्या ऐसा कोई वाकया हुआ था? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने अपना जो इससे पहले टिल टुडे तक का सियासी सफ़र है, वो कभी भी एक कदम भी मफाद के बगैर नहीं उठाया, और वो मफाद उन्होंने अपनी ज़ात से जोड़े रखा। सियासत को उन्होंने बनाया ही अपने लिए एक रिलीफ पैकेज, और उस रिलीफ पैकेज में वो सौदेबाजी करके, ब्लैकमेलिंग करके, प्रेशर क्रिएट करके, मुख्तलिफ हुकूमतों को अपने ताबे करके इस तरह के मफादात लेना उनका वतीरा रहा है। ये पहली हुकूमत है जो उनसे ब्लैकमेल नहीं हो रही, जिससे वो कोई मफाद नहीं ले पा रहे, बल्कि जो लिए हुए मफादात हैं उनका हिसाब देना पड़ रहा है। तो इसलिए उनका दर्द जो है उसको आप समझें, और वो दर्द जो है वो कौम का नहीं, वो अपने इन प्लाटों का दर्द है, वो दर्द उनके उन असासों का दर्द है, और वो दर्द उनको पार्लियामेंट से दूरी का दर्द है। तो ये सारे दर्द जो है उनमें आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि मौलाना साहब की हकीकत जो है वो अवाम के सामने उनका हकीकी चेहरा बेनकाब हो रहा है,
और जो इस्लाम का लबादा उड़ा हुआ था, जो जिस मेंबर पे बैठ के मदरसे में बैठ के वो इस्लाम के नाम पे मासूम तलबा को अपने लिए ढाल बनाया करते थे, उनके सामने अब वो इससे ज़्यादा और क्या बेनकाब होंगे कि जिनको वो मजहबी रहनुमा समझते रहे वो इस्लाम के ठेकेदार बने रहे और इस्लाम को ना सिर्फ पाकिस्तान में बेचा बल्कि वो चूरन लीबिया तक बेचते रहे और लीबिया की हुकूमतें उनको फंड्स देती रही। तो इससे ज़्यादा और क्या बदकिस्मती होगी। तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल ये कहिएगा, क्या आपको मार्च में मार्च होता दिखाई दे रहा है? मार्च जो है वो खुशबुओं का महीना है, फूलों का महीना है, बहार का महीना है और उसके अंदर ये सियासी बदबूदार गंदगी जो मौलाना साहब की ज़ात के साथ जुड़ी है, इसके साथ अवाम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। अवाम मार्च की बहार को एंजॉय करेंगे, मौलाना के मार्च को वो शुरू करने से पहले ही दफन कर देंगे। क्या एक और सवाल बताएं आप, क्या आपको नज़र आ रहा है कि सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम में कोई बड़ी सियासी जमात पीडीएम को छोड़ जाएगी? मुझे उससे पहले इनकी दूरियां और अब एक दूसरे पे एतमाद दिखाई दे रहा है। यानी सेनेट इलेक्शन से पहले ही आपको पीडीएम का शराजा बिखरता दिखाई दे रहा है और मार्च के अंदर आपको अवामी जो सहूलतकारी ने मिलनी है वो मिलती दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अहम इशू कब्जा माफिया। कब्जा माफिया का खात्मा किस तरीके से मुमकिन होगा? उनके खिलाफ ऑपरेशन भी होते रहे और आइंदा भी होते रहेंगे और वज़ीर आज़म काफ़ी पुरअज़्म दिखाई देते हैं, लेकिन अपोजिशन की बैक पे इस वक्त कब्जा माफिया खड़ा है। ये हुकूमत का भी मौक़िफ़ है और ये कुछ हकायक भी है। इन हकायक की तरदीद अपोजिशन किस तरीके से करेगी ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस हकायक के हवाले से जो खबरें मंजर आम पे आई हैं वो राना साहब से जानते हैं। राना साहब, अपोजिशन के जलसे, लॉन्ग मार्च और उन्हें फंडिंग के हवाले से जो उनकी तहरीक है, क्या कब्जा माफिया की सपोर्ट है? और जो कब्जा माफिया की अगर सपोर्ट है तो वो कब्जा माफिया क्या बराए नाम है या काफी ताकतवर लोग हैं और उन पर केसेस हैं? यासर, ये बड़ी खौफनाक है। हमने जब से सहाफ़त शुरू की तो हमें ये तो पता लगता था कोई लैंड माफिया किसी ना किसी सियासी जमात से तल्लक रखता है, उसको सपोर्ट करता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि कब्जा माफिया और वो तगड़े लोग, वो टॉप 10 जो मतलूब होते हैं, जो किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस होते हैं, वो सियासी जमातों की आशीर्वाद तो लेते हैं, लेकिन सियासी जमातों को उनकी फंडिंग का मैंने नहीं सुना था। मैं आपको ये मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूँ कि 2 मीटिंगें होती हैं, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में। इन मीटिंग्स में कुछ अपोजिशन के अहम रहनुमा भी हैं। लाहौर में जो मीटिंग हुई वो एक बड़े फार्म हाउस पे हुई, उसमें बेइंतहा तगड़े कब्जा माफिया के लोग मौजूद थे, कुछ सियासी लोग मौजूद थे और एक शख्स तो हुकूमती भी था, मसलन हुकूमती जमात से तल्लक रखने वाला था, जो पिछले दिनों दुबई भी गया है। दोनों 2 भाई हैं जिनमें से एक भाई दुबई भी गया है, जिसका नाम उस लिस्ट में शामिल था। मैंने इशारा दे दिया, देखने वाले सुनने वाले समझ जाएंगे उसे। अब उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि जनाब इस हुकूमत ने तो हमें ले देंगे, हमारे कब्जे भी छूटने शुरू हो गए, हमारी ज़मीनें भी जाना शुरू हो गई, हमने जो बड़े अरबों रुपए जिससे कमाए हैं, जिन लोगों को प्लाजे बना के दिए हैं, जिनसे पैसे ले लिए हैं, और मज़ीद जो हमारी ज़मीनें हैं, आपको पता है ना, ये कोई 1 मरला 2 मरले नहीं, क्योंकि तो कई 100 एकड़ जगह थी जो सरकारी जगह पे कब्जे किए हुए थे। उन्होंने कहा क्यों ना अब इस हुकूमत से जब तक जान नहीं छूटती, इस डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान से जब तक जान नहीं छूटती, उस वक्त तक हमें नहीं होगा। और मैं आपको यासर बिल्कुल बताऊं, उन्होंने कहा जी हम इस पे फंडिंग करेंगे, अपोजिशन को फंडिंग करेंगे, इनके जलसे, इनके जुलूसों को फंडिंग करेंगे, जो हो सकता करेंगे। और मैं माजरत से यह भी कह दूं, बता दूं आपको, उसमें हमारी अपनी क्लास के लोग भी शामिल हैं, यानी मीडिया से तल्लक रखने वाले लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा जी हर तरफ फंडिंग की जाएगी। जिस तरह कायरा साहब ने कहा कि आपके लोग, बिल्कुल हम कहते हैं। अब हुआ क्या, फैसला ये हुआ है जी अपोजिशन से क्या कराया जाएगा। जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पे तनकीद होगी, वहां शहजाद अकबर पे होगी, साथ साथ उसमें क्या होगा,
कि मैं आपको बिल्कुल सदका, उन्होंने कहा जी टारगेट बनाए, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब उसको टारगेट बनाए कि वो बड़ी निगरानी कर रहा है इस सारे ऑपरेशन की। आईजी पंजाब को आईनी हाथों से लेके वो आईजी पंजाब बहुत गलत कर रहा है, आईजी पंजाब ऐसा कर रहा है। उसके बाद उन्होंने जनाब सुहेल अख्तर सुखेरा, मैं आपको जो नाम दे रहा हूं, उसके बाद बाबर कुरैशी, वक्त कुरैशी, सुहेल चौधरी, सीसीपी और लाहौर को तो उन्होंने क्या हार्ड टारगेट रखे ना डोगर को, कि उसने आपको पता ना वो जिससे सबसे ज्यादा मरियम को तकलीफ हुई जी, उनको भी रखे। बस ये पुलिस अफसरान जो है, उसके बाद सुहेल चौधरी मैंने आपको बताया, सरफराज फल्की क्यों उन्होंने गुजरांवाला में गुलाम दस्तगीर के बाकी देख रहे हैं, सियालकोट में क्यों ख्वाजा आसिफ के जो चीज़ें हैं वो गिराई गई। अब इनको टारगेट करने के लिए प्लानिंग क्या बनी कि जलसों में कहा जाए कि ये लोग जो हैं इन पर ऐसे इल्जाम लगा दिए जाए कि इन्हें बैकफुट पे जाना पड़े, आईजी पे इल्जाम लगाया जाए। ये देखिए, क्या चेहरे तब्दील हो जाने से हुकूमत पीटीआई की रहती है तो पॉलिसी तब्दील नहीं होगी ना, वो लेकिन अब होगा क्या, एक पुलिस अफसर है, एक चीफ सेक्रेटरी है, वो जब देखता है कि उस पर इल्जाम लग रहे हैं, बेइंतहा सियासी जमातें इल्जाम लगा रही हैं, उनके खिलाफ मीडिया पे कंपेन चल रही है, उनके खिलाफ मुख्तलिफ जगह पे कंपेन चल रही है, तो अगला आने वाला जो होता है वो डर जाता है। सर ये हमें मानना चाहिए, हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसमें यही होता है, वो डर जाता बेचारा, किस किस को अपनी तस्दीक करेगा, किस किस को जाके तरदीद करेगा, कहां कहां जाके बताएगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, ये फाइनल हो चुका है और इस पर काम भी शुरू हो गया है, और इस काम में आईजी के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, सीसीपी लाहौर डोगर के खिलाफ, उसके बाद सुहेल केरा के खिलाफ, सुहेल चौधरी के खिलाफ, जिन जिन लोगों ने, जिनको मतलब इन्हें पता कि ये वो अफसरान हैं कि जिन्होंने इस कब्जा माफिया के खिलाफ सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इनका सिस्टम है, सबसे ज्यादा ये बता रहे हैं, और इनके कहने पे रोजाना की बुनियाद पे रिपोर्टें बन रही हैं, रिपोर्टों की बुनियाद पे कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। उन्होंने कहा इनमें से इन लोगों को इबरत का निशान बना दे, बाकी मामला ठीक हो जाएंगे। ये भी कहा गया, मैं आपको एक और बराबर बड़े कर दूं। उसके बाद एक शख्स को कहा गया ये तो हो गया, आगे क्या करें। उन्होंने कहा जनाब एक अहम तरीन शख्सियात जो है ना बड़ी बड़ी, इन पर भी इल्जाम लगाना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे बड़ी बड़ी तगड़ी शख्सियात पे इल्जाम लगाना शुरू कर दें। उनका वो क्या होगा, उनका उस पर ये होगा कि लोग तो कितने लोग होंगे जो इसको नहीं मानेंगे, बस कह दें यार फलां भी शख्सियात ऐसी कर रही है, फलां भी कर रही है, फलां भी कर रही है, फलां भी कर रही है। हुकूमती कुछ लोगों को, कुछ अहम अदारों को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, कुछ पुलिस अफसरान को बाकायदा टारगेट करने के लिए किया गया। और मजे वाली आपको बात बता दें, एक जाली रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई है। अब कोई चेक नहीं करता कि यह रिपोर्ट असली है या नकली है, क्या इसको किसी इदारे ने जारी किया या नहीं किया, उसको सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कई लोगों के साथ ऐसी चीजें मुंसलिक कर दी जाएंगी जिनका वो तसव्वुर नहीं कर सकते, जिनका दूर दूर तक उनके साथ तल्लक नहीं है। यासर ये होने जा रहा है, और ये कब्जा माफिया पहली दफा इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक में भरपूर फंडिंग करेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, भरपूर फंडिंग। और हाली फंडिंग ने उन्होंने कहा जी आप हमें के, हम तो लोग भी देंगे आपको, हमारे बड़े तगड़े लोग भी जाएंगे आपके साथ, सारा कुछ होगा। अब जिस माशरे के अंदर कब्जा माफिया को बचाने के लिए मुस्लिम सियासी जमातें उनके सर पे खड़ी हो जाएं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, फिर उस माशरे का क्या बनेगा। ये बाकायदा किया गया, और बाकायदा उन्होंने कहा गया है कि आपको हम वकला के भी एक विंग देंगे, आपको हम पूरी हर तरह से सपोर्ट करेंगे। फिर तो सत्ता ही खैर है, बस ये होगा। ये यासर ये एक बड़ा खौफनाक है। मैंने बताया कि एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में हुई है, और आप देख लेंगे अगले एक दो दिन में शायद ये शुरू भी हो चुका है काम। आपको हमारी ही बिरादरी से कुछ लोग भी नजर आ जाएंगे, कुछ आपको सियासतदान नजर आ जाएंगे जो ये कहना शुरू करेंगे ज्यादती। अब क्या ज्यादती है? क्या दानियाल अजीज से जो जगह ली गई है वो दानियाल अजीज की थी? क्या ख्वाजा आसिफ से जो किया गया ऑपरेशन क्या उसका था? क्या हुरम दस्तगीर ने सरकारी जगह पे नहीं थे? क्या इसी तरह बाकी जो लोग हैं जो सरगोदा से जगह की गई, जो लाहौर से जगह ली गई, क्या वो नहीं थी? नाज़रीन, अगर आने वाले दिनों में इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है तो याद रखिएगा राना साहब इसके कुछ मुहर्रिकात पे पहले ही बात कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीडीएम का आज में जो जलसा था, उस हैदराबाद के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान भी काफ़ी गरजे बरसे हैं और उन्होंने फिर से इदारों को तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि मार्च में मार्च होगा। अब ये दो तकारीर थी आज दोनों तकारीर में फ़र्क क्या था? दोनों का माखज़ कितना मुख्तलिफ था, मतन कितना मुख्तलिफ था? राना साहब, क्या आज किसी की तकरीर पर पीडीएम की किसी सरबराह की जानिब से, किसी अमीर की जानिब से, किसी जमात की जानिब से कोई एतराज़ किया गया? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि ज़रा वो फुटेज दिखाएं जब मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं तो बिलावल साहब के चेहरे के तासरात क्या हैं, और जब बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं तो मौलाना साहब के चेहरे के तासरात क्या हैं। और जब शाही सैयद तकरीर करने आया तो स्टेज पर बैठे किस शख्स ने कहा कि छोड़ो जी इसको, इसकी तकरीर क्यों करानी है?
ये तो है ही हमारे खिलाफ। तो शाहिद सैयद फिर चीखता हुआ गया, उसने तकरीर तो की, तकरीर तो उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ की, लेकिन स्टेज पर जो बातें हुई, जो वहाँ पे तलखी हुई, और शाहिद सैयद की तकरीर पे जो पीपल्स पार्टी को इतराज़ हुआ, जिस पर बिलावल ने खामोश कराया कि खामोश नहीं, पीडीएम है। उसके बाद जब बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं तो ज़रा मौलाना साहब की शक्ल तो देख लेना। मौलाना साहब और बिलावल, इन दोनों की तकरीर में आपको वाज़े नज़र आएगा, बिल्कुल वाज़े नज़र आएगा। और महमूद अचकज़ई की तकरीर भी आप ज़रा मौलाना मालिक, उस पर क्या नज़र आएगा। देखिए, मौलाना खेले हैं किसी और फ्रंट पे जाके, बिलावल खेले हैं उस फ्रंट पे जाके जो बिलावल का है। अब बिलावल ने कह तो दिया कि मार्च में मार्च होगा, मार्च में बिल्कुल मार्च होगा, कौन कहता मार्च नहीं होगा? ये पीडीएम ने कहा ना मार्च होगा, लेकिन उस मार्च में कौन होगा? देखने वाली बात तो ये है कि उस मार्च में कौन होगा। क्या उस मार्च में मार्च वाले होंगे? उस मार्च में पीडीएम का मार्च करने वाले होंगे? क्या उस मार्च में ये सारी जमातें होंगी? क्या वो मार्च जिस हसूल के लिए निकल रहा है वो होगा? क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तय अकेले मार्च निकालेगी? नहीं ना, पीपल्स पार्टी मार्च में जाएगी ज़रूर, उसी तरह जाएगी जैसे पहले आज़ादी मार्च में गई थी। मैं आपको ये भी लिख के दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। वहाँ पे रश किसी और का होगा, स्टेज किसी और का होगा, तकारीर किसी और की होंगी। और मौलाना साहब का जो आइडिया है, मौलाना साहब और मरियम साहब का जो प्रोग्राम है, वो उस तरह नहीं चलेगा। ये पहली फिल्म होगी जो 3 घंटे की नहीं होगी, 1.5 से 2 घंटे की बामुश्किल होगी। कहते हैं आज पीपल्स पार्टी की किसी रहनुमा का पारा भी काफ़ी हाई रहा। जी बिल्कुल हाई रहा। जो पीपल्स पार्टी के बड़े एक सीनियर रहनुमा, बड़े सीनियर रहनुमा, जो सीनियर वज़ीर भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के बानियों में शुमार होते हैं, आज आपको पता उनके साथ क्या हुआ बेचारों के साथ। उनको स्टेज पे पहले नहीं चढ़ने दिया गया। जब वो स्टेज पे चढ़े तो उन्होंने ऊपर जाके सबसे पहले कहा कि जनाब ये तो बता दें, ये जिन लोगों को इतनी इज्जत दे के बिठाया हुआ है, इस जलसे के बाद वो हमें गालियाँ कितनी निकालेंगे और इस जलसे के बाद वो हमारे साथ करेंगे क्या? ये बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यासर वहाँ पे। बड़ी गर्मा गर्मी हुई। आप कहें कि मैंने उस दिन भी कहा था कि ये तो आप बहाना बन गया ना कि मरियम साहिबा की बेटी अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमने तो एक्सीडेंट से पहले कहा था, याद है यासर, कि हैदराबाद के जलसे में देखिएगा कौन नहीं जाता। ये तो फाइनल हो चुका था कि एक्सीडेंट होता या ना होता, हैदराबाद के जलसे में उन्होंने आना ही नहीं। और मरियम का ना आना, मुझे एक बात बताएं, खुद वो ट्वीट कर रही हैं, अल्लाह में हम कह रहे हैं अल्लाह की ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी बेटी को शफा अता फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। वालदा उनकी दादी फौत हुई थी तो मुल्तान के जलसे में चले गई थी। वो कितने दिन बाद चली गई थी? 2 दिन बाद। तो मुझे बताएं, यहाँ पे जलसे में जाना आना को टाइम लगता था? क्या उन्होंने पैदल जाना था? भाई जहाज़ पे जाना था, आना तो चले जाना था 2, 3, 4 घंटे, यही था ना। 5 घंटे लगा ले, 10 घंटे लगा। आज का जलसा पीपल्स पार्टी का जलसा था या पीडीएम का? आज का जलसा पीपल्स पार्टी का जलसा था। जलसे में ज्यादा लोग किसके थे? पीपल्स। अब नारे किसके लगे? अब ये देखिए, होम ग्राउंड है तो एज तो मिलेगा ना। सर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जलसा पीडीएम का था ना, हमने तो कहा था जलसा पीडीएम का है। आज वहां पे नारे किसके ज्यादा लगे? आज वहां पे तकारीर में सबसे ज्यादा बात किसकी हुई? आज क्यों नहीं मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद का नारा लगा? आज क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगा? आज क्यों नहीं अख्तर मेंगल जिंदाबाद का नारा लगा? क्यों नहीं लगा? आज वहां पे जिया भट्टो के नारे क्यों लगते रहे? एक जरदारी सब पे बारी, ये नारा क्यों लगता रहा? यानी आपके नजदीक शेख रशीद साहब का वो मकूला काफी फिट उतरता है कि ये एक दूसरे को चेहरा दिखाने के लिए आजकल इकट्ठे होते हैं। बज़ाहिर तो ये इकट्ठे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये इकट्ठे नहीं है और इंतशार का शिकार। मैं तो कह रहा आप सेनेट का इलेक्शन गुजरने दें, सेनेट का इलेक्शन गुजरने दें, फिर मुझे बताइएगा कौन कहाँ खड़ा है। अभी तो सबको एक दूसरे से लालच है ना। जब गुजर जाती है ना, आपको पता है शादी पे तो सारे आते हैं, वलीमा भी गुजर जाता है, उसको मकलावे पे चंद लोग जाते हैं जो बड़े अपने खास होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जाता। चले सेनेट इलेक्शन का इंतजार करने दीजिए और फिर देखिए कि हालात किस नहज तक पहुंचते हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहां एक जानिब शफाफियत के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, सेनेट इलेक्शन में
ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी की जा रही है, उस पर अपोजिशन भी वावेला कर रही है, तो दूसरी जानिब जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली भी दूसरे अरकान असम्बली को अपने साथ मिलाने के लिए इस वक्त हुसूल कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपोजिशन भी हुकूमती अरकान से राबिते में है। पैसों का लेन देन एक अलग इशू है, दूसरों की राय लेना और उन्हें अपने उसूल पर मुत्तफिक करना एक अलग इशू है। तो इस हवाले से अब तक पेशरफ्त क्या हुई है, राबिते किधर जारी है, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, तो सजने को तैयार है कि इस जमात का पलड़ा भारी होगा। अपोजिशन ये कहती है हुकूमत धांधली करना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये कहा है कि हुकूमत है वो सेनेट इलेक्शन में धांधली के लिए वज़ीदा और हम सेनेट इलेक्शन शफाफियत के तौर पर करवाने के लिए पुरज़्म है। अब राब्ते किस में है और पलड़ा किसका भारी है? मैं तो समझता हूँ कि आज मौलाना साहब को लाइन पे लेकर पूछना चाहिए था, शफाफियत किसका नाम है? शफाफियत किस तरह हो सकती है? शफाफियत अगर इस तरह हो सकती है खुफिया राय शुमारी के ज़रिए, तो आपके लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग सामने आ गए हैं। बलोचिस्तान में किस तरह वोट बिकता था वो भी सामने आ गया। पंजाब में किस तरह पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून का अपना उम्मीदवार उनकी अपनी हुकूमत में हार गया, वो भी सामने आ गया। देखिए असर कोई चीज़ें छुपी हुई तो नहीं है, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सामने हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, सियासी मैदान सजने नहीं जा रहा, सज गया हुआ है। सेनेट का मैदान सज गया हुआ है। कुछ लोग ब्रीफ केस लेके चारों सूबों में पहुंच गए। मैं आपको ये मुसद्दका रेट बढ़ गया हुआ है, बढ़ गया हुआ है जी। जैसे जैसे ये आज की वीडियो के बाद तो मजीद रेट बढ़ गया ना। अब तो मैं आपको बताऊं, मुझे आज एक बड़े सीनियर शख्स ने कहा, उसने कहा भाई ये जो वीडियो चली है ना, इसके बाद जहां रेट बढ़ा है उसके बाद जो डायरेक्ट पैसे लेने वाला था अब उसके अंदर एक और शख्स आ गया, सहूलतकार आ गया, और जो सहूलतकार है वो अपने पैसे लैदा मांग रहा है। और अब वो कह रहे हैं जनाब जगह हमारी मोबाइल के बगैर आए और पैसे भी किसी और जगह वसूल होंगे। मैं आज बता रहा हूँ आपको, सर्विसेज कॉस्ट भी तो होती है ना राना साहब। मैं आपको बता दूं, पैसे जो हैं किसी और मुल्क में वसूल होंगे, ये तय होना शुरू हो गया। ये तय होना शुरू हो गया कि जनाब हमें आप पैसे नहीं देंगे। डर पड़ गया ना कि ये वीडियो, आप ये सोच सकते थे ये वीडियो बनी होगी? इनके तस्वर में था ये तो सोच नहीं सकते होंगे ना ऐसा हो गया। तो क्या आप जो देता है वो अपने पास सबूत भी रखता है ना? या सर उसे पता होता है मैंने वोट लेना है, नहीं होगा तो आगे किस तरह होगा, क्या नहीं होगा। एक और वीडियो भी आने वाली है, चले मैं आपको ये भी इंकशाफ कर दूं, एक और वीडियो भी अगले 1 से 2 दिन में आने वाली है। अच्छा, ये मसलहत के तहत क्यों रखी गई खुफिया? हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त पे आके चीज़ सामने आती हैं। देखें अभी ये सियासी जमातें कह रही थी जनाब जमहूरी हक है जनाब, अपनी राय का इजहार करने दें, जिसको चाहे वोट देने दें, बिल्कुल दें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो फिर यही हक आप खवातीन के इलेक्शन जो महसूस सीटें उस पर क्यों नहीं रखते? यासर साहब आपको पता ना कि इतनी सीटें जिसकी होगी खवातीन इतनी उनके इंतखाब हो जाएंगे, इतने अकलियत वाले उनके, फिर उस पर क्यों नहीं रखते? महसूस सीटें नशिस्तें जो है फिर उस पर भी इसी तरह करा लें कि जनाब जिसके वोट ज्यादा है वो जिसको मर्जी वोट दे, उस पर नहीं आते। जहां पे ये चीजें रकाब, जहां पे उनको फायदा है वो नहीं। अब चूंकि ये इलेक्शन आ गया, इस इलेक्शन में जिन लोगों ने वोट बेचने या खरीदने हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको है। मैं आपको मुसद्दका का इतला देता हूँ, हमारे एक हमसाया मुल्क के अंदर अरब मुल्क है, वहाँ पर 3 लोग पहुँच चुके हैं। सीधा नाम लेते हैं राना साहब, दुबई में पहुँच चुके हैं। जी दुबई में पहुँच चुके हैं। यार आपने नहीं ना जाना होता, मैंने जाना होता, आप क्यों यासर साहब? तो वहाँ पहुँच चुके हैं और मैं ये आपको मुसद्दका कह रहा हूँ, और मैं जल्द हम उसकी फुटेज भी इंशाल्लाह जारी करेंगे। पहुँच चुके हैं और वहाँ पर सारी खरीदो फरोख्त होगी, किसके पैसे किसको किस जगह मिलने अब ये तय होगा। और मैं जोर तोड़ आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ के लोग इसमें लगे हुए हैं कि अगर खुफिया राय शुमारी होती है और कोई खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू होता है तो उसके तौर के लिए वो अपना वोट बैंक कायम रखने के लिए मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था 20 से 25 वोट मुस्लिम लीग नून के बगैर किसी पैसे दिए लिए उनके खिलाफ जाएंगे। हालांकि इसका सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम लीग नून को होना था, ओपन बेल्ट पे सबसे ज्यादा फायदा उनको होना था, इसलिए कि वो अपोजिशन में तो वो हैं, आसफ अली जरदारी साहब अपोजिशन में नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून के लोग जो थे वो तो फिर बेचारे को वोट देना पड़ना था ना कानून के मुताबिक भी सारा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये तय हो चुका है, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से, KPK के कुछ लोगों से सिंध की एक शख्सियत ने मुलाकात की है। उस मुलाकात की भी खबर जल्द सामने आ जाएगी। वो मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है,
और उसमें क्या तय हुआ ये चीज सामने तो नहीं आई। चीजें तो लेकिन चल ये रही हैं, चीजें हैं कि जोड़ ये तोड़ भी आ चल गए रहा है, सामने। राब्ते भी चल रहे हैं, पैसों का लेन देन भी चल रहा है, लेकिन ये वीडियो इस वक्त मंजरे आम पे आना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी जानब स्ट्रैटेजी भी चल रही है, स्ट्रैटेजी अब सख्त होगी और एक्शन जो है वो अमली सतह पर देखने में भी मिलेगा और शफाफियत किस तरीके से बहाल रखी जा सके दिनों में वाज़ेह हो पाएगा कि कौन इसके हक में और कौन इसके मुखालिफत में। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।